हमारे साथ जो है वजाहत हबीबुल्लाह साहब हैं, जो फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे हिंदुस्तान के, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लक्षद्वीप, जिस विषय पे आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, वहाँ पे सितंबर 1987 से जनवरी 1990 तक ये जो है प्रशासक भी वहाँ पे रहे हैं। तो आज लक्षद्वीप के बारे में बहुत ज़्यादा जो चर्चा हो रही है, बहुत अलग अलग पॉइंट से चर्चा हो रही है। कोई जो है एनवायरमेंटल क्राइसिस की एंगल से बात कर रहा है, कोई जो है डेमोग्राफी के उस तरह के चेंज के हिसाब से बात कर रहा है, कुछ लोग जो है बीजेपी का डेवलपमेंट मॉडल वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसका डेवलपमेंट का एक जो विजन है उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। तो इस तमाम चर्चा को जो है समझने के लिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन जो एक पर्सनैलिटी हमारे बीच में मौजूद है। तो हम उनसे जानेंगे कि मतलब उनका एक टाइम्स में भी द वीक में भी एक आर्टिकल है जिसमें वो कहते हैं कि वो लक्षद्वीप में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर घर में मौजूद है, लिटरेसी जो है 100% है। तो किस तरह का आपका जो है वजातुल्लाह साहब को सबसे पहले तो मैं छात्र विमर्श के प्लेटफॉर्म पे इस्तकबाल भी करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हमारा कॉन्वर्जेशन बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो सबसे पहले सवाल या इंटरवेंशन या सबसे पहला रिमार्क वजाहत साहब से ये जानना चाहूंगा कि आप जब 3 साल जो है लक्षद्वीप में रहे, तो आपका एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? कृपया करके आप हमारे दर्शकों के सामने रखें वजाहत साहब। जहाँ तक कि मेरा ताल्लुक है, मेरा जो वक्त गुजरा है लक्षद्वीप में, वो मेरे सारे करियर में सबसे बेहतरीन वक्त था। अगस्त 1987 से लेके जनवरी 1990 तक मैं वहाँ था। और इतनी अच्छी पोस्टिंग मेरी कहीं और हुई नहीं। मेरा कार्य, अपना कार्य तो जम्मू कश्मीर का है, लेकिन उसके अलावा मेरी पोस्टिंग खैर दिल्ली में तो हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में हुई, लेकिन लक्षद्वीप से ज्यादा अच्छी पोस्टिंग नहीं थी। और मैं बताता हूँ वजह क्या थी। वजह ये थी कि मैं सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से फिर ट्रांसफर हुआ लक्षद्वीप। हम वजीर आजम के साथ, उस वक्त वजीर आजम राजीव गांधी थे, तो सन 85 में वहां गए थे उनके साथ। और उस वक्त मैंने तय किया कि जब मेरा टर्म यहाँ पीएमओ में समाप्त होगा, तो मैं चाहूंगा कि मैं लक्षद्वीप ही आऊं। और यही बात फिर जब प्रधानमंत्री ने मुझसे पूछा, जब मेरा वक्त आया, मेरा टर्म खत्म हो रहा था 5 साल का, तो उन्होंने कहा कि कहाँ जाना चाहोगे, तो मैंने कहा लक्षद्वीप। फिर मेरी पोस्टिंग लक्षद्वीप में हुई। और क्योंकि मैं वजीर आजम के दफ्तर से पीएमओ से वहां गया, तो जो भी मैं चाहता था मैं वहां तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर पाया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब तक भी मैं वहां से गया, तो वहां उसका अपना एयरपोर्ट था, टूरिज्म खूब जच रहा था, चल रहा था। दुनिया भर के टूरिस्ट आ रहे थे, जर्मनी से, इटली से, जापान से। वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी हर एक हर एक जजीरे पे हो गई थी, अब तो खैर हर एक घर में है। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में उधर विंड पावर लगा हुआ था, लेकिन सोलर पावर हर एक जजीरे में सोलर पावर हो गया था। जहाज इटली से लेके खरीद कर लाया गया था टूरिज्म को फरोग देने के लिए। और फिर इंटर आइलैंड फेरीज शुरू हो गए थे। मेरे वहां जाने से पहले ही, जब मैं वजीर आजम के दफ्तर में ही था, हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट कर दी गई थी। हर जजीरे के आपस में हेलीकॉप्टर सर्विस थी। तो इसलिए, और फिर जब मैं वहां से निकला, तो तब तक तकरीबन सारे जो वहां के बाशिंदगान थे, लिटरेसी लेवल तकरीबन 100% की पहुंच गई थी। तो जो ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन इंडेक्सेस हैं, उन सब में लक्षद्वीप भारत में अव्वल नंबर पे था उस वक्त से। और ये पोजीशन तो और भी अच्छी रही। जब मैं वहां गया था, तो उसका एनुअल बजट जो होता था, प्लान बजट, वो 5 करोड़ था। जब मैं वहां से निकला 3 साल बाद, तो तब तक 22 करोड़ हो गया था। अब तो खैर उससे कहीं ज्यादा है। तो ये बात थी वहां जाने से, जो मुझे इत्मीनान हुआ वहां से जाने से। और उसका ये सिर्फ बात ये नहीं थी, मेरा जो रिश्ता है, मेरा जो संबंध है
लक्षद्वीप के साथ, वहाँ के बशिंदगान के साथ अभी तक जारी है। उसके बाद मैं इतनी दफा गया तो नहीं वहाँ, 2-3 दफा उसके बाद गया। मैं फिर प्रशासक था यहाँ, निदेशक था लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी का, तो वहाँ भारत दर्शन पे जो बच्चे हैं जो सर्विस में आते हैं उनको भारत दर्शन करना होता है, तो लक्षद्वीप जब वो जाते थे मैं भी वहाँ उनके साथ अक्सर पहुंच जाता था। और वहाँ की दोस्तियां जिंदगी भर की दोस्तियां रही हैं। वहाँ की आबादी ही बिल्कुल कम है, तो वहाँ तकरीबन हर एक मुझे जानता था और मैं हर एक को जानता था। खैर अब तो उसके बाद 2 जनरेशन पैदा हो गए, लेकिन उस वक्त जो लोग थे मेरे ख्याल में सबका मेरे पहचान था। तो ये था मेरा दौरा लक्षद्वीप में। As I said, it was one of the most satisfying periods in my whole career. जी वजाहत साहब, आपकी बातों से लगता है बहुत सुनहरी पल आपके जो है वहाँ घड़ियाँ गुजरी हैं वहाँ पे, और आपने बहुत सारे तरक्की के प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी वहाँ पे अंजाम दिया। फेरीज हो या बजट का 5 करोड़ से 20 करोड़ 22 करोड़ तक आपने लेकर आए अभी डेवलपमेंट। और इसके चूंकि लक्षद्वीप एक आइलैंड है, आप जैसे बता जजीरा है, और तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो नया कानून या ड्राफ्ट आया है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, या दूसरे कानून अगर देखें एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन है, या प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज या पंचायत रूल है, तो ये एक आम दिनों में भी या आम हालात में दूसरे जगह पे भी एक प्रश्नार्थ मतलब क्वेश्चनेबल है। खासकर इस जजीरे के कॉन्टेक्स्ट में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कितना जो है इसका मतलब एक विपरीत और एक अननेचुरल सी कानून लेके आए हैं। ये जो रेगुलेशंस लागू करने की कोशिश है, ये तो मुश्किल है समझना कि इसकी जरूरत ही क्या थी। एक तो एनिमल्स के बारे में जो आपने कहा वो रेगुलेशन जिसमें बीफ बैन भी लगाया है। अब जहां तक की बीफ का ताल्लुक है, वहां गाय तो रखी नहीं जा सकती है लक्षद्वीप में। अब मैंने सुना है कि शायद उन्होंने कुछ डेयरी फार्म रखे हैं और सरकार ने रखे हैं, तो उसमें, और मैं भी इसकी हिमायत करूंगा, वो डेयरी फार्म बंद कर देना चाहिए। वहां डेयरी फार्म रखने की जरूरत नहीं है, फिर बीफ बैन लगाने की क्या जरूरत पड़ती है। डेयरी फार्म क्यों नहीं रखने की जरूरत है? क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं जो अहमियत है, और जो बाकी भी रेगुलेशन में आपसे कहूंगा इसके ही कॉन्टेक्स्ट में समझने की बहुत जरूरत है। एक तो ये है, ये कोरल एटोल्स, हाईली फ्रैजाइल, इकोलॉजिकली फ्रैजाइल। दुनिया भर में कोरल जियोग्राफी को खतरा है। ग्रेट बैरियर रीफ तो सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वहां भी खतरा है। मालदीव में है, साउथ साउथ पैसिफिक में है, और भी बहुत सारी जगहों पे कोरल आइलैंड्स हैं, उनको एक खतरा है। दे आर अंडर एनवायरमेंटल हैजर्ड। लिहाजा जो भी तरक्याती काम आप करना चाहते हैं लक्षद्वीप में, खासतौर से उसके वातावरण की तरफ बहुत ही लिहाज रखने की जरूरत है। और ये अब मैं बात नहीं कह रहा हूं, ये तो कब से पहचानी हुई है। उस वक्त जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था और मैंने कहा कि एक दौरा हुआ था 85 में, एंडमन का भी दौरा हुआ था, वजीर आजम को ये एहसास हुआ कि जो तरक्याती काम इन जजीरों में हो रहा है वो जजीरों के लिए उचित नहीं है। न ही जजीरों के बाशिंदगान से पूछ के लागू किए गए हैं। ये जो प्लानिंग कमीशन होता था दिल्ली में, वो बनाता था मंसूबे, योजनाएं, तरक्याती विकास की योजनाएं हर एक भारतवर्ष के लिए और यहाँ के लिए भी। उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता है, क्योंकि जजीरों का जो वातावरण है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, अलग है, और जजीरों के दरमियान भी बिल्कुल अलग अलग है। जो अंडमान आइलैंड्स हैं, दीज आर वोल्केनिक आइलैंड्स। जो लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं, दीज आर कोरल एटोल्स। इनमें भी जो तरक्याती काम है वो एक जैसे नहीं हो सकते। अच्छा, आप गाय बकरी शायद अंडमान में रख सकते हैं, गाय बकरी आप लक्षद्वीप में नहीं रख सकते। और अगर उन्हें लागू कर लिया रखना, तो मैं भी इसकी हिमायत करूंगा कि वो बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर उधर एक हुंडा एक्ट लगा दिया। अब हुंडा एक्ट लगाने का क्या मतलब? क्या वहां कोई खतरा है
क्या वहाँ क्या वहाँ बहुत बहुत सारे गुंडे हैं? बिल्कुल नहीं, वहाँ तो क्राइम है ही नहीं। देयर इज नो क्राइम रेट। अब आप ये स्टेटिस्टिक्स नेशनल क्राइम ब्यूरो की अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो दर्ज है क्राइम्स वो लक्षद्वीप में कहीं कम है बाकी किसी रियासत या किसी यूनियन टेरिटरी के हिंदुस्तान में। लेकिन वो भी जो क्राइम्स हैं दर्ज, वो मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा है वहाँ और मेरे साथी भी वहाँ रहे मेरे बाद भी, मेरे से पहले भी, उनसे भी अगर आप पूछेंगे वो आपको बताएंगे वहाँ असल में कोई क्राइम है ही नहीं। और जो क्राइम दर्ज होते हैं जिसके लिए एफआईआर दर्ज हो जाता है वो बिल्कुल मामूली किस्म की हरकतें होती है। क्राइम भी क्या कहा था, किसी ने स्कूल में दाखिल होकर फुटबॉल चुरा लिया खेलने के लिए फिर वापस कर दिया, तो ये एक चोरी का जुर्म है। तो वहाँ ऐसा कोई क्राइम रेट है नहीं। अच्छा, अभी हाल में एक किस्सा दोहराया गया है कि वहाँ कुछ नारकोटिक स्मगलिंग हो गई और वहाँ कुछ आए लोग और पकड़े गए और श्रीलंका से आए। इसका मतलब है कि बहुत कोई खतरनाक है। थोड़ा सोच समझ के काम, आखिर यहाँ कुछ है सिर में। वो एक इंसिडेंट हुआ, वो मरून हो गए थे एक अनइनहैबिटेड आइलैंड पे और फौरी तौर पकड़े गए। इसका मुकाबला कीजिए 26/11 के साथ, जो बंबई जैसे शहर में आतंकवादी पाकिस्तान से आके दाखिल हो गए और जब तक कि उनकी हरकतें, तशद्दुद की हरकतें शुरू ना हुई किसी को पता ही नहीं चला। उसको छोड़िए, ये कहा जाता है कि हम मालदीव्स को नमूना बनाना चाहते हैं। आखिर मालदीव्स में क्या हुआ? सन 88 में श्रीलंका से आतंकवादी आए और उन्हें वहां वहां की हुकूमत छीन ली। हिंदुस्तान को उनकी मदद के लिए भेजना पड़ा अपना एयरफोर्स और नेवी। इसकी तफसील में मैंने लिखा है अपनी किताब में। तो क्या वो नमूना हम यहाँ दोबारा बनाना चाहते हैं? जहां तक कि लक्षद्वीप की हिफाजत का ताल्लुक है, सुरक्षा का ताल्लुक है, उसके सबसे बड़ी सुरक्षा उसके लोगों से है। एक तो आबादी इतनी ज्यादा है और फिर दूसरा वो कबायली ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स उधर है, जनजाति शेड्यूल जनजाति है वहां के लोग। इसका ये मतलब है कि उनका जो माशरा है, उनका जो समाज है, बहुत ही क्लोजली निट है। वहां आप मैं जाके बैठ जाएंगे तो फौरन मिनटों में पता चल जाएगा कि यहाँ बाहर का आदमी आ रहा है। वहां ऐसी बात ही नहीं कि कोई आतंकवादी आए और छिप जाए कहाँ किसी के घर में जाके, वो हो नहीं सकता है। एक तो उनके जो घराने हैं वो उनकी मैट्रिलिनियज को कहते हैं। जो खातून होती है, सबसे जो सीनियर खातून होती है, वो तारावाड़ कहलाता है वो घराना, उसके हेड होती है। और जो मर्द हैं वहां जाके रहते हैं, जो पाबंद होते हैं या मियाँ होते हैं बीवियों के, वो जाके उनके अपनी बीवियों के घर में जाके रहते हैं। लिहाजा कोई गैर आदमी आ जाए ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि वहां का जो प्रशासन है और वहां की जो जनता है उसमें आपस में अगर नजदीकी राबता हो तो कोई सिक्योरिटी खतरा हो ही नहीं सकता। अब कोस्ट गार्ड्स हैं, मेरे जमाने में कोई कोस्ट गार्ड्स भी नहीं थे और उस वक्त प्रधानमंत्री ने एक दौरा किया था और मैं एतराज करता रहा कि आपने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दे दी है प्राइम, लेकिन कहा कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर को देना जरूरी है। इसमें जो ये एलडीआर, है सिचुएशन वहां। तो गुंडा एक्ट का क्या मतलब हुआ? अच्छा, अभी खत्म नहीं हुई बात। इसमें फिर पंचायत रूल्स में तरमीम लाया गया है कि एक पंचायत के लिए खड़े होंगे तो 2 वोटों से ज्यादा आपके पास नहीं होने चाहिए। अरे, मैंने जैसे कहा कुछ दिमाग का तो इस्तेमाल किया जाए। वहां जो बर्थ रेट है वो भारत वर्ष से कहीं कम, और ये स्टेटिस्टिक्स है, ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स। जो भारत का रेट है 2.2%, वहां का है 1.4%। वहां तो
ये घबराहट ये है कि आबादी बहुत कम घटती चली जा रही है, बहुत जल्दी से घटती चली जा रही है, वहां स्टेबलाइज करने की जरूरत है। और आप कह रहे हैं कि पंचायत रूल बदलना क्योंकि वहां आबादी बहुत ज्यादा है। हाँ, आबादी वहां है जजीरों के हिसाब से, क्योंकि वो 36 जजीरे हैं, उसका उसका एरिया सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है, और उसमें 66,000 लोग रहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो वो एक कमजोरी नहीं है, वो तो एक ताकत है। ऐसे स्ट्रेटेजिक एरिया में जहां बिल्कुल समुद्र के बीच, इसके नतीजे में हमारे पास 7 लाख ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको कहते हैं, हमारे पास भारतवर्ष के पास है। तो ये तो अच्छी बात है कि वहां की आबादी है, उसका हर तरफ से ख्याल रखना चाहिए। चौथा जो उनका रेगुलेशन है लैंड के बारे में, ये गैर कानूनी है, ये संविधान के विरुद्ध है। क्यों संविधान के विरुद्ध? क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ये यहाँ के लोग कबायली, और यहाँ इनका असल एक एक खुसूसी समाज है। मैंने आपको बताया मेट्रियार्कल सोसाइटी इनकी है, लेकिन इनमें बहुत सारी ऐसी रिवायतें हैं जो और जगहों पे आपको पाएंगे, और उसको रखना, महफूज रखना आईन का फर्ज बनता है, संविधान का फर्ज बनता है। और हमारे देश को ये गर्व हो सकता है कि जो कबायली कौम के जो हुकूक हैं, कहीं हिंदुस्तान भर में, इंक्लूडिंग अंडमान में जहां बहुत ही पुराने किस्म के, प्राचीन किस्म के कबायली रहते हैं, वहां हमने उनके जो हुकूक हैं उनको सुरक्षित आज तक रखा है। ये तो गर्व की बात। तो ये क्या करना चाहते हैं? उनकी जमीनें छीनना चाहते हैं, और किस लिए? ये फिर आपका सवाल बनता है कि तरक्की से क्या मतलब, डेवलपमेंट क्या काम होना है? क्या ये काम डेवलपमेंट नहीं है कि साफ हवा हो, बच्चे तालीम याफ्ता हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेट बहुत कम है, एज सब बहुत काफी ज्यादा है, ओल्ड एज तक रहते हैं सब लोग, हमारे पास बिजली है, सोलर पावर है जो और हिंदुस्तान के और जगहों पे नहीं मिलता है, फ्रेश वाटर है। वो शिकायत करते रहते हैं कि पानी काफी नहीं है। पहले तो पानी होता ही नहीं था, फ्रेश वाटर। ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी तो हमेशा है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। सेहत है, उनके पास एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, कॉलेजेस भी थे, 2 कॉलेजेस थे, वो बंद कर दिए गए, उनको दोबारा खोल दीजिए। तालीम याफ्ता है। तो तरक्की का क्या मतलब क्या है? वहाँ टूरिज्म, हाँ, इस वक्त ठीक से नहीं चल रही है, और फिशिंग में भी कुछ खतरा है। इनके 2 मेजर ऑक्यूपेशन है, तीन तीन कह सकते हैं। एक तो नारियल की खेती बाड़ी, बहुत ज्यादा, बहुत उससे उससे आमदनी आती थी, और ये ट्रेडिशनल एक ट्रेडिशनल उनका ऑक्यूपेशन है। दूसरा फिशिंग। फिशिंग में एक खतरा है ट्रोलिंग से, इसलिए कि स्किपजैक और येलोफिन ट्यूना में वहां के पानियों में जिस उससे ज्यादा दौलतमंद कोई फसल हो नहीं सकती। लिहाजा उसके लिए अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन है, और उसके लिए चाहिए हमारे लोगों को तरक्याती काम करते हुए, डेवलपमेंट करते हुए, कि उनकी जो फिशिंग टेक्नोलॉजी है उसको और बढ़ावा दें, और ज्यादा। और टेक्नोलॉजी में जैसे मैंने कहा, सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो अगर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस काम के लिए उनको देना शुरू कर दें, वो उसका पूरा इस्तेमाल भी कर पाए। एक जी। चीज। दूसरा टूरिज्म। टूरिज्म भी उस वक्त दर्ज हुआ था, शुरू हुआ था, जब मैं कहता हूं आपसे सन 88। और वहां एक जजीरा है बंगारम, एक होटल चेन है केरला में, उसने वो बिड जीता था कि वो उसको डेवलप करेगा। लेकिन कैसे डेवलप करेगा? डेवलप ऐसे करेगा कि जो मुलाजिमत उस उस रिजॉर्ट में होगी, वो पहले शुरुआत में 80% लोकल लोगों से, और फिर 100%, जब उसके अपने लोगों को तरबियत मिल ना जाए,
और प्रशिक्षण उनका हो ना जाए होटल मैनेजमेंट में। उसका नतीजा क्या हुआ है? उसका नतीजा ये हुआ कि स्क्यूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर हिंदुस्तान भर में बहुत सारे उनमें से लक्षद्वीप से आए हैं। प्रहलाद कक्कड़ एक है मुंबई में जो जो लीडिंग इन्वेस्टर है इस चीज में, वाटर स्पोर्ट्स में, और उन्होंने अपना करियर शुरू किया लक्षद्वीप के अंदर, यही बंगारा, और अब वो भारतवर्ष के एक लीडिंग उत्तम वो स्क्यूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर, उनके पास स्कूल है। तो ये चीज थी, टूरिज्म शुरू हुई, लेकिन क्योंकि वो इतनी कामयाब हो गई तो वो किसी ये हम जैसे हम हमेशा करते हैं दुनिया हिंदुस्तान भर में कि उसमें एक लीगल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई कहता कि हमें ये दे दो और कोई कहता हमें वो दे दो। विजय माल्या जो हमारे थे उन्होंने फिर केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और वो सारा फिलहाल ठप हो गया, लेकिन उसको रिवाइव करने की जरूरत है। लेकिन ये नहीं कि मालदीव के नमूने में, पहले आपको बताया कि मालदीव का क्या नमूना है। दूसरी बात है, मालदीव का जो कोरल रीफ है उसको बड़ा भारी खतरा हुआ है, उसको बड़ा भारी नुकसान हुआ है, और वहाँ की जो हुकूमत है वो ये देख रही है कि अब अपनी आबादी को कौन ऐसी सुरक्षित जगह पे हम इसको जाके सेटल कर सकते हैं जहाँ वो, क्योंकि जैसे समुद्र बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग में समुद्र बढ़ता जाएगा, वहां की कोरल रीफ उसके साथ बढ़ती नहीं है। कोरल रीफ में से एक जीवित ऑर्गेनिज्म है और बढ़ता जाता है, पानी के ऊपर होते होते कोरल रीफ बढ़ता जाता है आहिस्ते आहिस्ते, लेकिन बढ़ता है। लेकिन अगर कोरल रीफ में कोई जान रही नहीं, डैमेज हो गई है, तो नहीं बढ़ेगा। और ये खतरा मालदीव में है कि हम चाहते हैं कि यही खतरा हमारे पास भी हो। और फिर हमारे नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाला 2019 में, जिसमें उन्होंने कहा इनोवेटिव आइडियाज, नए नए ख्यालात लक्षद्वीप के। और नया ख्याल क्या? दोबारा कि जैसा 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 जैसी तरक्की बाकी भारतवर्ष में हो वो रेप्लिकेट कर दी जाए लक्षद्वीप। इसके बारे में सोचा गया है, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स ने बहस की हुई है, तय कर लिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है, और उस रिपोर्ट में जो भी रिपोर्ट उसके अंदर है उसमें से एक भी लक्षद्वीप के आदमी में नहीं पूछ सकता है, ये सब बाहर एक्सपर्ट्स जो बहुत शायद गए ही नहीं। तो उन्होंने ये सारा लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि वाटर विला बनाया जाए, जैसे मालदीव में। वाटर विलास क्या है कि पानी के अंदर, कोरल रीफ के अंदर ही ऐसे कॉटेजेस बना दिए जाते हैं जो फ्लोटिंग नहीं है, उनके 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 स्टिल्ट्स है जिसके ऊपर वो बैठे, बहुत खूबसूरत है। लेकिन एक वैसा विला जो है उसका 1 करोड़ रुपए खर्चा भी है। और जो इनके दिमाग में बात ही नहीं आई, आपने भी सुना होगा, सबने भी सुना होगा कि भारतवर्ष मानसून जोन में है। क्या ये नीति आयोग सोच नहीं सकती थी? मालदीव नीति आयोग मानसून जोन में नहीं है, और वो वाटर विला लक्षद्वीप के मानसून में खड़ा ही नहीं रह सकता है। वहां कदमत में, और तजुर्बा भी है इसका, कदमत एक जजीरा है वहां जहां डाइविंग स्कूल खोला गया था। इसी टूरिज्म के साथ साथ मैंने जिक्र किया प्रहलाद कक्कड़ का। तो डाइविंग स्कूल जो था उसमें एक वुडन कॉटेज एक जेटी के ऊपर बनाया गया था। हर मानसून के पहले उसको डिसमेंटल कर दिया जाता है क्योंकि वो मानसून को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये समझ में नहीं आई बात, ये करना क्या चाहते हैं। जो बात तय हो चुकी है, जिसके बारे में स्टडीज है, और उसकी वजह भी है, जो इस वक्त प्रशासक तैनात हुए हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल साहब, कंटिन्यू करने से पहले वो कभी कभी जाते हैं लक्षद्वीप क्योंकि उनके बहुत सारे और जिम्मेदारी, और वो लक्षद्वीप को समझ नहीं पाए। वजाहत साहब। हाँ कहिए। जी जी, आपके सवाल, ये जो आप बात करें उसी को एक सवाल के अंदाज में, जो हमने 4 कानून या 4 रेगुलेशंस के बारे में अपने बेहतरीन लोकलाइज अंदाज में वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में हमें समझाया कि किस तरह से ये जो है फितरी नहीं है, या मतलब एक वेल थॉट ऑफ नहीं है, हैप्पीजार्ड है, या मतलब वहाँ एप्लीकेबल नहीं है।
अब ये जो पूरा बिल फाड़ा जा रहा है, मतलब इसका पूरा जिम्मेदार प्रफुल्ल पटेल को मतलब बनाया जा रहा है, तो ये क्या सही है? या पूरा जो डेवलपमेंट का, जो आपने जिस तरह बताया कि नीति आयोग का आपने वीक में ही कोड किया, ट्रांसफॉर्मिंग आइलैंड थ्रू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, तो क्या पूरा डेवलपमेंट का मॉडल ही, मतलब आपने कहा वहाँ पे एजुकेशन है, वहाँ पे जो है सांस लेने के लिए साफ हवा है, इस तरह की चीजें हैं, तो ये पूरा जो ब्लेम प्रफुल्ल पटेल को अकेले जाता है, या पूरा डेवलपमेंट मॉडल का जो इनका ये है कि कॉलोनाइज करके इस तरह का कोई डेवलपमेंट मॉडल लेकर आना चाहिए? तो इस पे थोड़ा आप वजाहत, या मतलब उसको थोड़ा मद्देनजर रखते कुछ बात है? ये मैं समझा नहीं कि उनका डेवलपमेंट मॉडल है क्या। सिर्फ उन्होंने कहा है कि मालदीव की तरह हम बनाना चाहते हैं, उन्होंने ये पब्लिक स्टेटमेंट दिया है। और मालदीव का जो है डेवलपमेंट मॉडल, मैंने आपको जैसे बताया, वो बिल्कुल अनुचित है लक्षद्वीप के लिए। इट इज द वर्स्ट मॉडल फॉर लक्षद्वीप, क्योंकि जो जो नुकसान उन्होंने बर्दाश्त किया। अच्छा, उन्होंने मालदीव ने अपना सबक सीख लिया है, और वहां माइनिंग बैन है। कॉरल में आप माइनिंग कर नहीं सकते। और यहाँ जो इन्होंने ये लैंड लॉ लाया है, उसमें ये लिखा है कि माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन फॉर मिनरल वेल्थ। तो माइनिंग और मिनरल वेल्थ का क्या करेंगे वो उधर कॉरल आइलैंड में? उसका ये मतलब है कि कॉरल का ही माइनिंग करेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं, क्योंकि कॉरल सीमेंट में उसका इस्तेमाल हो सकता है, और सीमेंट को बहुत ही ताकतवर बना देगा। तो क्या मतलब ये है कि वो कॉरल आइलैंड को माइन करके उसका सीमेंट बना देंगे? तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि कॉरल रीफ खतरे में है। दुनिया की ये कोशिश है कि इनको किसी तरह से बचा लो, और ये मिस्टर पटेल को ये ख्याल है कि उनको शायद उनकी माइनिंग करना शुरू कर दो। हालांकि हालांकि उन्होंने नमूना बनाया है मालदीव, और मालदीव इसकी इजाजत नहीं देता है। तो इनका 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 कोई मॉडल है नहीं। अभी उनके जो कलेक्टर साहब हैं, इसरार अली, मणिपुर के हैं, आईएएस अफसर हैं, उन्होंने कहा कि और जो तरक्की हुई है बाकी हिंदुस्तान में, वैसी ही तरक्की लक्षद्वीप में भी होनी चाहिए। अरे हुजूर, थोड़ा सा तो दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। जो तरक्की हुई है हमारे दिल्ली में, राष्ट्र के केंद्र में, which is one of the most highly polluted cities in the world, आप क्या लक्षद्वीप को भी बनाना चाहते हैं? इसी का मुकाबला करना चाहते हैं? अब बताइए, तरक्की का मतलब ये होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सिटीजन मस्ट बी इम्प्रूव। मेरे ख्याल में इसमें तो कोई बहस हो नहीं सकती। लेकिन ये जो बना रहे हैं पटेल साहब, जो नमूना, उसमें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द लोकल सिटीजन तो बिल्कुल बर्बाद करने चले गए हैं। हाँ, हो सकता है कि इससे पैसे बने, अगर सीमेंट फैक्ट्रीज वगैरह बनेंगी तो शायद पैसा खूब बटोरेंगे। आप कहेंगे पैसा वहां से बहुत आ रहा है तो तरक्की हो रही, लेकिन पैसा बनाना तरक्की नहीं है। आई वुड नॉट कॉल इट डेवलपमेंट। तरक्की का मतलब एक ही हो सकता, खास तौर से एक जमहूरी निजाम में एक ही हो सकता है, और वो जिंदगी, जनता की जिंदगी, जनता के जीवन में सुधार ला, बस। जी वजाहत साहब, बहुत अच्छे अंदाज से आपने बताया। क्या ये मतलब ये जो फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है, कि मतलब जहाँ जिस तरह के स्टेट में जिस तरह की लोकल आबादी हो, या जिस तरह आपने कहा कि ट्राइबल पॉपुलेशन हो, तो उनको उनके हुकूक के हिसाब से, उनके जो अधिकार के हिसाब से जीने का एक हक हो, जो हिंदुस्तान का एक चेरिस्ड वैल्यू रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब लक्षद्वीप में भी हम एक ब्रॉडर प्रोजेक्ट का एक मतलब एक पायलट देख सकते हैं, कि मतलब फेडरल हो, या इस तरह के जो वैल्यूज, इंट्रिंसिक वैल्यूज हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसकी इस पे हमला हो रहा है। और दूसरी बात, इसी से आपको मैं मतलब इस पे भी आपसे क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि ये इंग्लिश मीडिया हो या मेन स्ट्रीम दूसरे, जहाँ पे आप ये दूसरे लोगों ने बात की, खासकर ये छात्र विमर्श के प्लेटफॉर्म से, हिंदी जो भाषी है, हिंदी मीडिया में इस तरह के जो है सवाल क्यों नहीं मतलब हमारे सामने आ रहे हैं, कि ये सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है कि जो डेवलपमेंट का मॉडल है, जिसमें इंसानों की कोई बात नहीं है, हवा की कोई बात नहीं है, सिर्फ टूरिज्म की बात है, डेवलपमेंट की, खोखली डेवलपमेंट की बात है, ये क्यों हो रहा है? अब ये क्यों हो रहा है, ये आप दरियाफ्त कीजिए। मैं तो सिर्फ हकीकत आपके सामने स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो मेरा अनुभव है वहाँ के लक्षद्वीप का, वो मैंने आपके सामने प्रकट किया है। लेकिन अब ये है कि
कोई क्यों क्या कह रहा है, एक तो समझ की बात होती है। अगर समझना चाहिए आपको तो पहले आपको पता करना चाहिए कि ये है क्या चीज। अब एक साहब ने कहा कि वहाँ कोई गया तो शराब पिला दिया सबको। ये इस किस्म की बात नहीं है। वहाँ जाइए, वहाँ का मजा लीजिए। अभी तो खैर शायद शायद टूरिस्ट सारा बंद है। और ये एक और चीज इन्होंने कर दी आपके प्रशासक ने कि वहाँ जो रेगुलेशंस थे क्वारंटीन वगैरह के, वो सब खारिज कर दिए। लिहाजा अब वहाँ कोविड भी हो गया। हालांकि कोविड से उनके उनके तैनात होने से पहले कोविड था ही नहीं। अब वो कोविड भी लिया तो ये भी तरक्की कर ली, ये भी डेवलपमेंट हो गया। अब इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ कोर्स, whether you think it's a good development। और फिर आप मुझसे पूछेंगे लेकिन क्यों कोई कहता है कि ये डेवलपमेंट है। अब मैं इसका जवाब आप क्या दूं। जी, तो आप फाइनल मैसेज हमारे जो है दर्शकों को और खासकर हमारे साथ बहुत सारे छात्र स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या कहेंगे? ये एक लक्षद्वीप को मैंने हमेशा अपना जन्नत समझा। शाहजहां ने अपने दीवान खास में लिखा था, अगर जमीन अगर फिरदौस बरुए जमीन नस्त तहमी नस्त तहमी नस्त तहमी नस्त। शाहजहां बेचारे कभी लक्षद्वीप नहीं जा पाए। मेरे ख्याल में अगर वो जाते, खास तौर से अगर वो जाते तो पता नहीं, लेकिन अगर मुमताज महल जाती तो वो जरूर ये अल्फाज उसके लिए कहते। लिहाजा मेरा मैसेज क्या है कि उस जन्नत को जो वहां जिन्होंने वहां अपना अर्श बनाया है, जिन लोगों ने अपना अर्श वहां बनाया है, अर्श यानी उस अर्श को उनके पास अर्श बना ही रहने दीजिए, उसको बर्बाद ना कीजिए। यही मेरा पैगाम। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत साहब, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज से हमें बताया कि लक्षद्वीप एक बहुत ही एक खूबसूरत जजीरा है और वहाँ के लोग किस तरह से बहुत नुमाया है, वहाँ का फिजा कैसे, वहाँ के किस तरह का वहाँ का जो है पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है। और ये जो नया एलडीए आ रहा है किस तरह से उसको जो है डाइल्यूट कर रहा है। एक हिंदुस्तान का एक बहुत ही एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम का एक बहुत ही खूबसूरत कोरल और आर्किपिलागो है, तो उसमें किस तरह से चीजें जो ये हो रही है। तो आपको सुनने के बाद तो ऐसा एहसास हो रहा है कि जब भी सिचुएशन नॉर्मल हो एक बार तो जो है लक्षद्वीप हम सब भी विजिट करेंगे और जरूर उसका मजा जरूर। उठाएंगे। वहाँ एक जहाज है टीपू सुल्तान, उसका नाम मैंने रखा था अच्छा अच्छा। टीपू सुल्तान। उसका का सुल्तान था, लक्षद्वीप भी उसका उसके जो उसके 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 राज्य का एक हिस्सा था। जी तो जी टीपू सुल्तान में बैठ के मुझे याद कीजिएगा और जरूर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आपने बहुत जो है अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमें जो है रहनुमाई और जो है गाइडेंस दिया कि किस तरह की चीज़ों को देखना चाहिए। और आपके पर्सनल तजुर्बात से हमें बहुत फ़ायदा, बहुत सारे इंसाइट्स भी हमें मिले। हम उम्मीद करते हैं कि छात्र और युवाओं के लिए इस तरह के मंच में इस तरह के रिलेवेंट टॉपिक्स पे हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। आप बहुत बहुत शुक्रिया उदास साहब। शुक्रिया निहाल मियाँ। लेकिन आज तक कोविड के जमाने में बिजी शेड्यूल किसी का होता नहीं है, लेकिन जी बहरहाल आप जी कर जी सकते। जी 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 जी। सलाह भाई, ओवर टू यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, और निहाल भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। एक बात हम जाते जाते अपने श्रोताओं से और दर्शकों से कहना चाहेंगे कि चूंकि हिंदी मीडिया में हम देख रहे हैं कि लक्षद्वीप को लेकर बात नहीं हो रही है, लोग लिख नहीं रहे हैं, तो हम जो हिंदी पढ़ने लिखने वाले हैं, हिंदी में बात करने वाले हैं, उनसे हमारा ये निवेदन रहेगा कि आप लोग आगे आए, हिंदी में लिखें और हिंदी पट्टी के लोगों को इसके बारे में जागरूक करें कि वहाँ पे क्या चल रहा है।